नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। और इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। और बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक की 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की है जिनका आम आदमी को काफी फायदा होगा। बता दें कि ये योजनाएं सरकारी प्रतिभूतियों में आम आदमी के निवेश को आसान बनाने और बैंकों के बारे में शिकायत समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने के बारे में है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है उसमें देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान और अधिक सुरक्षित बनेगा। पीएम ने कहा है कि अब लोगों को सुरक्षित निवेश का एक और विकल्प मिल गया है। देश में बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सीधा निवेश करने में आसानी होगी। साथियों, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव बैंकों को भी आरबीआई के दायरे में लाया गया। इससे इन बैंकों की गवर्नेंस में भी सुधार आ रहा है और जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं उनके भीतर भी इस सिस्टम के प्रति विश्वास मजबूत हो रहा है। बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स के हितों को देखते हुए ही अनेक फैसले लिए गए हैं। वन नेशन वन अम्बर्समेंट सिस्टम, इससे डिपॉजिटर्स को और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। आज जो योजना लॉन्च हुई है, इससे बैंक, एनबीएफसीज और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 44 करोड़ लोन अकाउंट और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, इसके जो धारक हैं उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता यह था कि उसको लखनऊ के एम्बर्समेंट को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा।
कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो जाएगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगा। का लोकार्पण 16 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। अब यह अवसर आया है जब इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 19 महीनों के कोरोना की महामारी के बावजूद पूरा करने में मदद मिली है। एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को तेजी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसमें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया गया है, इसमें हम लोग वर्तमान में कुछ एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस महीने पूरा हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अगले महीने बनकर के पूरा हो जाएगा। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे तथा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब यूपी जाना जाएगा। स्वाभाविक रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश की देश से इस एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आज मैंने इसकी समीक्षा की है। यहाँ की माननीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहाँ पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। इस देश से एक ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहाँ पर आयोजित होगा। आज इसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आज़ादी के बाद से उपेक्षित था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में विकास, रोजगार की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से आगे बढ़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 16 नवंबर को आप सभी लोग इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित। महोबा में आगामी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जनपद पहुंचे। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पीएम की जनसभा को लेकर मंत्री ने पीएम ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण कर जल्द ही ग्राउंड को तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
हमारा बुंदेलखंड पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में पहुंच रहा है। बरसों से जो बुंदेलखंड उपेक्षित रहा, आज मेरा बुंदेलखंड नंबर 1 की पोजीशन पर आ रहा है। हर दृष्टि से चतुर्दिक बुंदेलखंड का विकास हो रहा है। जो पानी के लिए बुंदेलखंड तरसता था, आज पानी पानी पूरे बुंदेलखंड में हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनके द्वारा दिए गए तोहफों के कारण से और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, उसमें एक बहुप्रतीक्षित हमारी अर्जुन सहायक परियोजना, जिसको हम लोगों ने पूर्ण किया है, उसका लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोबा पधार रहे हैं। 19 तारीख को कार्यक्रम अभी संभावित है, जिसमें 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हमारे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण होगा। भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरह से अभियान में जुट गई है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। लखनऊ के बाद अमित शाह का 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संगठनात्मक बैठक के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव के लिए संदेश देंगे। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह वाराणसी में रहेंगे, तो कल वह आजमगढ़ में रहेंगे और बस्ती भी जाएंगे। अमित शाह वाराणसी में टीएफसी में बीजेपी विधानसभा प्रभारियों, जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। देखिए, अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी जब बने तो उत्तर प्रदेश में एक करिश्मा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटें जीत करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम योगदान किया। जब वो देश के अध्यक्ष बने तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आया। देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। तो जब जब अमित शाह जी उत्तर प्रदेश आते हैं तो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होता है। आज अमित शाह जी का कार्यक्रम बनारस में पहले है, बनारस में कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित करने का काम करेंगे और उसके बाद आजमगढ़ जाएंगे। उस आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में सीटें कैसे बढ़े, इसके लिए कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से अपने 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वांचल के दौरे पर हैं। सबसे पहले जहां वो वाराणसी पहुंचकर 403 विधानसभा क्षेत्रों में जिला प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेंगे, तो अगले दिन वो समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ पहुंचेंगे और वहां पर जो विधानसभा चुनाव है वहां पर भाजपा की जीत कैसे और पक्की हो सके, इसको लेकर वो मंथन करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो भारतीय जनता पार्टी टारगेट लेके चल रही है, उस टारगेट को कैसे छुआ जाए, इसको लेकर लगातार बैठक और मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। अब बात कांग्रेस की। संभल में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जय श्री राम को लेकर के एक बयान दिया है, जिस पर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने केवल 10 सेकंड का वीडियो शेयर करके राशिद अल्वी पर हिंदू विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया है, लेकिन राशिद अल्वी ने आरोपों से इंकार किया है। दरअसल संभल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि इन दिनों जय श्री राम बोलने वाले कुछ लोग संत नहीं हैं, बल्कि राक्षस हैं। इस बयान से पहले राशिद अल्वी ने रामायण के उस प्रसंग का जिक्र किया जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी हिमाचल जा रहे थे और संत के वेश में एक राक्षस ने उन्हें रोकने का माया जाल रचा था। राम राज्य कैसा होगा? राम राज्य में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। तुलसीदास जी ने कहा है कि बकरी और शेर एक धाम पे पानी पीते हैं। उस राज्य के अंदर नफरत कैसे हो सकती है? लेकिन आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना चाहिए। मैं अपनी बात लंबी नहीं करना चाहता, लेकिन रामायण में आता है कि जब लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए, वरना जिंदगी बचना मुश्किल है,
तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती है, जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। यह अलग बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह राशिद भाई, गुनाहगारों, आपकी रिसर्च को सलाम, आपकी स्ट्रेटेजी को सलाम। ये गुनाहगारों बात पुराणों में जो आपने कहा, ये पुराणों के अंदर है। जोरदार राशिद अल्वी साहब का स्वागत दोबारा से स्वागत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार करते हैं। राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के व्यक्तित्व के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। मैं आज कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है, ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। कानपुर के धनकुट्टी इलाके में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीते 35 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते ये भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। इस भवन के पुनर्निर्माण के लिए लगातार आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी इसी कड़ी में विधायक अपने दर्जनों समर्थकों के साथ हॉस्पिटल में श्रमदान करते हुए विरोध जता प्रदर्शन किया। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान सरकार साजिशन इस हॉस्पिटल को हटवाकर यहां पर बारातशाला बनवाने की फिराक में है।
सांकेतिक श्रमदान कर रहा हूं। अगर 7 दिन के अंदर बिल्डिंग नहीं टूटी तो पूर्ण श्रमदान करके बिल्डिंग को हम समाजवादी लोग तोड़ने का काम करेंगे। और नई बिल्डिंग का मैंने एस्टीमेट अपनी कार्यदायी संस्था से बनवा लिया है, जिसकी एनओसी का पत्र मैंने नगर निगम को भेज दिया है। मैं नगर निगम से मांग करता हूं कृपा करके हमको एनओसी दे दे, तो इस अस्पताल के नए भवन को बनवाने का काम हम कर देंगे। अपने हाथ से आपने आज यहाँ काम किया है, इसका क्या संदेश देते हैं? ये सांकेतिक श्रमदान है, क्योंकि वो कर नहीं रहे। अगर हम पूरा कर देंगे तो हम पे आरोप लगा देंगे कि साहब ये मलबा चुरा ले गए, ये हमारी चीज़ें निकाल ले गए, हमारे भवन में घुस गए। तो आज मैंने सांकेतिक श्रमदान करके उनको चेतावनी दी है। अगर उनके अंदर शर्म होगी तो उसको जगाने का प्रयास किया है। क्षेत्र की जनता की भावना से अवगत कराने का काम किया है। विधानसभा के अंदर दिए गए मंत्री के वक्तव्य को पूरा करने का अनुरोध किया है। अगर लेकिन उन्होंने नहीं किया तो मजबूर होकर के आखिर हम लोगों को वो भी करना पड़ेगा कि ईंटें हटाने का काम हम सब लोग खुद मिलकर के करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन यानी सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जीएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।